पिछले वीडियो में आपने सुना कि महेंद्र सिंह जैसा कैदी भी था जो अब 70 साल का दिखाई दे रहा था और सरकार इन जैसे कैदियों की, मुझ जैसे कैदियों की कोई सुध नहीं लेती। अब आगे। नए दरोगा चौधरी नसीर को सलामी। हिंदुस्तानी कैदियों के बीच राजस्थान के डाकू माधो सिंह के साथी ठाकुर जगमाल, ठाकुर पन्ना सिंह, ठाकुर मूल सिंह और 2 और कैदी रह रहे थे। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सरहद पर लगने वाले गांवों में डकैती डाला करते थे। हिंदुस्तान में वारदात करके पाकिस्तान खिसक जाते और पाकिस्तान में वारदात करके हिंदुस्तान खिसक आते। अक्सर ये अमीर घरानों के बच्चे उठाकर उनके माँ बाप से फिरौती लिया करते। हिंदुस्तान में भी उनके सिरों पर भारी इनाम था। वहां पर इन्होंने कत्ल भी कर रखे थे। एक बार इनके गिरोह ने जब पाकिस्तान के सरहदी गांव में डाका डाला तो गांव वालों ने जवाब में गोलियां चला दी। दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। पाकिस्तानी बॉर्डर रेंजर्स ने यह समझा कि हिंदुस्तानी फौजों ने हमला कर दिया है, लिहाजा इस पर हेलीकॉप्टर से फायरिंग की गई। डाकू माधो सिंह मारा गया और इसके 5 साथी गिरफ्तार हो गए। उनको पाकिस्तान में डाकाजनी के आरोप में उम्र कैद हुई। इन लोगों में एक नुक्स यह भी था कि हिंदुस्तानी कैदियों के साथ बहुत बदतमीजी से पेश आते थे। बात बात में अपने डाकू होने की डींगे मारा करते थे। हाँ, ये पाकिस्तानी लोगों के साथ बहुत तमीज से पेश आते। हिंदुस्तानियों को ऐसा अछूत मानते कि उन्हें अपने किसी बर्तन तक को हाथ भी नहीं लगाने देते। यह अपने आप को ऊंचे दर्जे का हिंदू कहते थे और हम सभी को अपने से नीच समझते थे। अगर गलती से कोई हिंदुस्तानी इनके साथ छू जाता या उसके बर्तन को हाथ लगा देता तो वह उस पर गालियों की बौछार करते, उसको मारने दौड़ते। जामा तलाशी में इनके पास काफी पैसा निकला था जो जेल के दफ्तर में इनके नाम जमा था। इन्होंने खाने पीने का लालच देकर हमारे कुछ हिंदुस्तानी कैदियों को भी अपना चमचा बना रखा था। ये गुलाम की तरह इनकी मशक्कत करते और इनके साथ किसी की लड़ाई हो जाने पर उसका साथ देते थे। इनके पास गीता और रामायण थी जिसे ये किसी भी हिंदुस्तानी कैदी को छूने तक नहीं देते थे। जब मैं मियाँ वाली जेल में आया तो मुझे इनका यह सलूक बड़ा खटका। मैंने साथियों से बात की, वे पहले ही इनके सलूक से तंग आए हुए थे। लिहाजा हिंदुस्तानी कैदी 2 ग्रुपों में बटे हुए थे। एक तरफ वे 5 डाकू, इनके 5-6 चमचे, दूसरी तरफ 15-16 गैरतमंद नौजवान जो इनको सबक सिखाना चाहते थे। बाकी कैदी अपने बुढ़ापे, लाचारी या बीमारी की वजह से किसी झगड़े का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। सर्दियों के दिन थे। चौधरी नसीर उस दिन लायलपुर से मियांवाली में तब्दील होकर नया नया दरोगा बनकर आया था। उस दिन उसने चार्ज संभाला था। उसके आने से एक दिन पहले उन डाकुओं को सबक सिखाने का हमारा प्लान था। हमारे ग्रुप में फिरोजपुर का सदाजीत सिंह, लुधियाने का लालचंद और 10 दूसरे जवान थे। हमारा अपना लंगर होता था जिसमें जलने वाली लकड़ियां भी रखी होती थी। उस दिन शाम को जब ठाकुर पन्ना सिंह नलके पर बर्तन मांज रहा था, सदाजीत सिंह वहां आकर हाथ मुंह धोने लगा। पलटकर पन्ना सिंह ने उसको गालियां देना शुरू कर दी। उम्मीद के खिलाफ सदाजीत सिंह ने उसकी नाक पर ऐसा मुक्का मारा कि उसके होश उड़ गए। देखते देखते डाकू और दूसरे साथी कोठरियों से निकल निकलकर सदाजीत सिंह को मारने दौड़े। उस पर हम सब लंगर से लकड़ियां उठाकर उस पर टूट पड़े। चारों ठाकुर चित करके जमीन पर डाल दिए गए। बुर्जी पर खड़े नंबरदार ने जब हाथे में लड़ाई होते देखी तो खतरे का अलार्म बजा दिया। सुनते ही गार्ड ने नंबरदार और सिपाहियों को बैरक की तरफ दौड़ाया, लेकिन हमने बैरक के दरवाजे को इस बीच अंदर से ताला लगा दिया था। उनके दीवार फांद कर आने तक हमने उनके साथियों की भी खूब जमकर पिटाई की। चूंकि वे हमारे पेशेवर भाई थे इसलिए उन पर लकड़ी का वार किसी ने नहीं किया। हाँ, ठुड्डों और मुक्कों से उनको बेहोश किया। वे पिटते हुए, गिड़गिड़ाते हुए माफिया मांगते रहे कि अब वह कभी भी उन डाकुओं का साथ नहीं देंगे। नंबरदार कूद कर अंदर आ चुके थे। कुछ लाठियां और डंडे भी पड़े। फिर हम में से 5-6 को पकड़कर वह कसूरी बैरक में, जहां कसूर वाले कैदी रखे जाते हैं, वहां ले गए। ठाकुरों को जेल के अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां वे तकरीबन 1 महीना जेरे इलाज रहे। दारोगा नसीर को हिंदुस्तानी कैदियों का यह पहला सलाम था। इस पर उसने हुक्म किया कि सभी हिंदुस्तानी कैदियों को 4 दिन तक कोठरियों में बंद रखा जाए और इनके पैरों में बेड़ियां लगा दी जाएं। चुनाचे जेल की मोटी मोटी बेड़ियां चुन चुन कर हिंदुस्तानी कैदियों के लिए लाई गई। अगला हुक्म यह आया कि इन सबको मूंज काटने के लिए दे दिया जाए। कोठरियों के अंदर ही पत्थर गाड़ दिए गए और वहीं पर हर कैदी के लिए 10-10 शेर मूंज कूटने के लिए आ गई। हमारी बैरक में यह रिवाज था कि सिर्फ नया कैदी 15 दिन के लिए मूंज कूटता था। उसके बाद किसी से मूंज की मशक्कत नहीं ली जाती थी।
इस पर बैरक में हड़ताल हो गई, भूख हड़ताल। न तो हमारे लंगरियों ने खाना पकाया और न ही हमने खाया। अब वे हमें मार भी नहीं सकते थे। इस पर दरोगा नसीर बौखला कर रह गया। हिंदुस्तानी कैदी इसके लिए सिरदर्द बन गए थे। 3 दिन बाद तंग आकर उसने मूंछ कुटवाने का हुक्म वापस ले लिया। जब डाकू लोग सेहतयाब हो गए तो उन्होंने दरोगा से अर्ज किया कि वे उनको दोबारा उसी बैरक में न भेजें, लेकिन दरोगा ने उसकी एक न सुनी। 1 महीने के अंदर अंदर उनका साथ देने वाले हिंदुस्तानी कैदी भी अब टूट कर हमारे साथ आ मिले। लिहाजा वहां से आने के बाद डाकू लोग बिल्कुल बकरी बनकर रहने लगे। अब उनका दम खम निकल चुका था। उन्होंने आते ही हम सबसे कहा कि देखो भाई, हमारी तुमसे एक ही प्रार्थना है, हम तुम्हें कभी भी कोई कड़वा लफ्ज नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपने चौके बर्तन की पवित्रता को बरकरार रखना चाहते हैं। बस हमारे बर्तन को हाथ मत लगा देना। इस पर मैंने साथियों को समझाया कि इनके साथ बहुत हो गई, छोड़ो, इनके चौका बर्तन से हमें क्या लेना। ये अंधविश्वासी लोग हैं, लकीर के फकीर हैं, हम इनको नहीं बदल सकते। जिस तरह से ये रहना चाहते हैं रहने दो। इतना ही बहुत है कि ये हमारे साथ तमीज से बात करें। चुनाचे सारी बैरक ने यह भी फैसला किया कि वे अगले दिन दरोगा निसार से मिलकर अपील करें कि वह हमारी बेड़ियां उतरवा दे और हमारे जो भी साथी कसूरी बैरक में बंद हैं उनको हमारे पास ले आए। अगले दिन सुबह जब चौधरी नसीर ने बैरक का दौरा किया तो सारी बैरक ने एक साथ मिलकर यह अपील की। यहाँ तक कि इन डाकुओं ने भी कहा, जनाब, कुछ गलतफहमी की वजह से हमारा आपस में झगड़ा हो गया था, अब कभी ऐसी हरकत नहीं होगी। आप हम सबकी बेड़ियां उतरवा दें। जो लोग कसूरी बैरक में बंद हैं उनको भी हमारे पास वापस ले आएं। चौधरी नसीर पहले तो बहुत गर्म हुआ और बोला, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो इस तरह एक दूसरे को मारने पर तुले हो। अगर कोई मर जाता तो मैं क्या जवाब देता? तुमने यह भी नहीं सोचा कि दरोगा नया आया है, तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? इस पर सारी बैरक ने कहा, जनाब, हमको आपके बदल कर आने का बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर अचानक ही झगड़ा एकदम बढ़ गया, जिसमें कुछ लोग जख्मी हो गए। उसका हमें अफसोस है, लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं दोहराई जाएगी। इस पर चौधरी नसीर ने बेड़ियां उतारने का हुक्म दे दिया। हमारे साथियों को भी बैरक में वापस लाने का ऑर्डर दिया गया। उस शाम बैरक की रौनक देखने लायक थी। सबके लिए हलवा बनाया गया। इसमें ठाकुरों ने भी अपना हिस्सा डाला। उस रात हर कोठरी में गाने बजाने का प्रोग्राम बहुत देर तक चलता रहा। डाकुओं के पिट जाने का असर यह हुआ कि अब पाकिस्तानी कैदियों पर भी हमारी धाक बैठ गई। अब वे कैदी भी हमारे साथ बदतमीजी से पेश नहीं आते थे। जेल का अमला भी अब ढंग से बात करने लगा। एक बार फिर हम लोग चैन से और इज्जत से दिन गुजारने लगे। दिन बड़े आराम से गुजर रहे थे कि मिंट कुमरी से तब्दील होकर डिप्टी दरोगा फजलदाद मियां वाली आ गया। उसके बारे में सुन रखा था कि उसका हिंदुस्तानी कैदियों के साथ बहुत बुरा सलूक है। जरा जरा सी बात पर बड़ी सजा देता था। जात का दर्जी था, लंबा चौड़ा, तराशी हुई सूफियाना दाढ़ी, भद्दी शक्ल, पेट बाहर को निकला हुआ, हद दर्जे का लालची। रिश्वत में 2 रुपए भी मिल जाएं तो चुपचाप जेब में डाल ले। हमारी बदकिस्मती कि चौधरी नसीर ने उसे ही हमारी बैरक का इंचार्ज बना दिया। उसे कहीं से पता चल गया कि मैं स्कूल मास्टर हूँ। स्कूल मास्टरों का वह खास दुश्मन। कहते हैं कि उसकी बेटी को एक स्कूल मास्टर ट्यूशन पढ़ाया करता था और भगा कर ले गया। बस मेरी शामत आ गई। उसने मेरा नाम पंडित मुरलीधर रखा। जब भी आता दूर से ही आवाज लगाता, ओ पंडित मुरलीधर, हाथ इधर कर, तो उन पर ताबड़तोड़ बैत बरसाने लगता। यह उसका हर तीसरे चौथे दिन का शगल हो गया था। एक बार एक मुस्लिम कैदी हमारी बैरक में बंद कर दिया गया, क्योंकि जेल में भी उसके दुश्मन कैद थे और उसे खतरा था कि कहीं वे उसे मार ना दें। इसलिए वह हमारे अहाते में बंद किया गया। हमारी बैरक के साथ बैरक नंबर 3 में उसका रिश्तेदार नब्बू रहता था, जो मियाँ वाली का खूंखार पठान था। जेल में उसकी बहुत बनी हुई थी। उसने बहुत कहा कि वह उसके साथ बंद हो जाए, लेकिन वह नहीं माना और हमारे अहाते में बंद हो गया। कैदी पढ़ा लिखा था और झगड़े फसाद से दूर भागता था। उधर नब्बू वाली बैरक में अक्सर कैदियों में चाकू चला करते थे। और एक दिन फजलदाद अहाते में आया और मेरे हाथ फैलाने पर बैत बरसाने लगा। वह कैदी बोल पड़ा, चौधरी साहब, क्यों जुल्म करते हो? इसको किस लिए मार रहे हो? हुकूमत के नशे में उसने उसको पहचाना नहीं और समझा कि कोई हिंदुस्तानी कैदी बोल रहा है। बस फिर क्या था, मुझे छोड़कर बैत लेकर उस पर ऐसे पिल पड़ा जैसे उसने भी आगे से उसका गिरेबान पकड़कर ऐसा झटका मारा कि फजलदाद रावण के बुत की तरह नीचे जा गिरा।
अब वह फजलदाद के ऊपर था और उस पर मुक्के बरसा रहा था। नंबरदार उसको डंडे मार रहा था। उन नंबरदारों में उसका एक दुश्मन भी था। साथ ही बैरक में फौरन नब्बू को खबर लग गई कि उसका दुश्मन फजलदाद की मदद लेकर उसके रिश्तेदार को पिटवा रहा है। वह वहीं से 50 कैदियों को साथ लेकर हमारी बैरक में घुस आया। सबके हाथों में डंडे और चाकू थे। चारों नंबरदारों को तो वहीं मार मार कर बेहोश कर दिया गया। फजलदाद अभी भी नीचे पड़ा मार खा रहा था। कई डंडे उसको भी लगे। नब्बू तो चाकू मारने लगा था कि उसके रिश्तेदार ने रोक दिया। बुर्जी के नंबरदार ने दूर से ही नजारा देखा तो खतरे का अलार्म बजा दिया। सारे कैदी बैरक की छत पर चढ़ गए। हम अपनी अपनी कोठरियों में जा घुसे, क्योंकि अलार्म के वक्त जब गारद आती है तो यह नहीं देखती कि कसूर किसका है। जो भी सामने आ गया ना, उस पर लाठियों की बरसात। हाथ पांव तोड़ दिए जाते हैं और कई बार तो कोठरी के अंदर बैठे बैठे लोगों को भी नहीं बख्शा जाता। खैर, उस दिन डाकू पन्ना सिंह ने एक अक्ल का काम किया कि जब हम सब हिंदुस्तानी कोठरियों में चले गए तो उसने बाहर से जल्दी जल्दी ताले लगा दिए। उधर दरोगा नसीर ने यह समझा कि फिर हिंदुस्तानी आपस में झगड़ रहे हैं। वह दूर से ही हमें गालियां बकता हुआ आया। मार दो, साले के हाथ पैर तोड़ दो, इन साले हिंदुस्तानियों को आराम की रोटी नहीं पचती। गारद दंदनाती हुई अंदर घुसी तो यह देखकर हैरान रह गई कि हम सब अपनी अपनी कोठरियों में बंद हैं। 4 नंबरदार खून से लथपथ बेहोश पड़े हैं। गारद को देखकर फजलदाद भी, जो कहीं चक्कर में जा छुपा था, फौरन भागकर वहां आ गया। उसका हुलिया देखने लायक था। सांस फूली हुई थी, मिट्टी से सना हुआ मुंह और दाढ़ी। उसने बतलाया कि उसकी बुरी हालत पाकिस्तानी कैदियों ने बनाई है। उसने सारी दास्तान बयान कर दी। चौधरी को जब हकीकत का पता चला तो वह माथे पर हाथ मारकर रह गया। उसको जेल में नब्बू की ताकत का पता था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई ऐसा कदम उठाया जाए कि सारी जेल बागी हो उठे। उसने नब्बू को समझाया कि फजलदाद गलती से उसके रिश्तेदारों पर हाथ उठा बैठा है, लेकिन नब्बू का कहना था कि बात फजलदाद के हाथ उठाने की नहीं है। हमारे दुश्मन नंबरदार ने मेरे रिश्तेदार को डंडा मारकर सिर फोड़ा है। फजलदाद खुद इस साजिश में शरीक है। जब तक इस बात की आप पूरी तरह तहकीकात करवाने का वायदा नहीं करते, हम बैरक की छत से नहीं उतरेंगे। बल्कि अभी मेरी आवाज पर दूसरी बैरकों में बंद कैदी भी अपनी अपनी बैरकों की छत पर चढ़ जाएंगे। फिर मरवा लेना सबको गोली। चौधरी नसीर भी इस बात से डरता था जिसकी वह धमकी दे रहा था। चुनाचे उसने वायदा किया कि वह खुद पूरे मामले की तहकीकात करेगा और कसूरवार को सजा देगा। जब जाकर नब्बू अपने साथियों समेत नीचे उतरा। खैर, उस दिन के बाद चौधरी फजलदाद ने मुझे हाथ नहीं लगाया। उसकी वह अकड़ जा चुकी थी। उस अहाते में उसकी इस कदर बेइज्जती हुई कि वह हमारे अहाते में आना ही छोड़ गया, और अगर कभी आता भी तो चुपचाप चक्कर लगाकर चला जाता। मामले की तहकीकात के बाद दरोगा नसीर ने फजलदाद को हमारे अहाते में बदल दिया। उसकी जगह मलिक अता मोहम्मद खान को हमारे अहाते का इंचार्ज बना दिया। अब फजलदाद की शक्ल भी दिखाई देनी बंद हो गई। कहते हैं खुदा की लाठी बेआवाज होती है। उसे अपने किए की सजा मिल गई। अब कभी कभी आते जाते उसका मुझसे सामना हो जाता तो बड़े प्यार से पूछता, पंडित क्या हाल है? और मैं कहता, मालिक का शुक्र है, कहकर आगे चला जाता। उसके चेहरे पर पश्चाताप की परछाइयां लहरा रही होती, जैसे वह मुआफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता हो। लेकिन कई बार भूल का एहसास होने पर भी हम उसके लिए क्षमा नहीं मांगते। हमारा दंभ, हमारी पदवी हमें ऐसा करने से रोकती है। एक बार बैसाखी का त्योहार आया। उस दिन हमें अपनी मशक्कत की छुट्टी थी। हमें अलग से राशन दिया गया। कुछ हमने इधर उधर से मंगाकर इकट्ठा किया था। उस दिन हम लोग साफ सुथरे कपड़े पहनकर भजन कीर्तन करते, फिर उसके बाद कड़ाह प्रसाद सब में बांटा जाता। हम रस्मी तौर पर जेल अधिकारियों को भी आने का दावा देते थे, पर शायद ही कोई आता हो। आता भी तो सिर्फ हमारी रस्म देखकर चला जाता था। जब हमने देखा कि चौधरी फजलदाद सादे कपड़ों में हमारे अहाते में आया और कीर्तन में हमारे साथ बैठा तो हम हैरान हुए। फिर जब अरदास हुई तो वह बराबर हमारे साथ खड़ा रहा। उस वक्त तो हमारी हैरानी अपनी सीमाएं लांघ गई जब उसने बोले सोनिहाल जयकारे का जवाब सत श्री अकाल कहकर हमारे साथ दिया और बाकायदा हाथ फैलाकर प्रसाद लिया। प्रसाद खाकर सिखों की तरह हाथ अपनी दाढ़ी से पोंछे। फिर बाद में जब पन्ना सिंह हलवे की प्लेट लेकर उसके पास गया तो वो बोला, पंडित कहाँ है? उसको भेजो, मैं भी उसके हाथ से खाऊंगा। मैंने पन्ना सिंह के हाथ से प्लेट लेकर उसके आगे कर दी। उसने बड़े प्यार से प्लेट और चम्मच पकड़ा तथा मेरे सिर पर हाथ फेरा। उसने चाहे अपने मुंह से अपने दुर्व्यवहार की क्षमा नहीं मांगी, लेकिन उसकी आंखें उसके दिल की जुबान बनी हुई थी। हलवा खाकर उसने शुक्रिया कहा और चला गया। और अगले वीडियो में शेख मुजीब मियां वाली जेल में।